नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और तैयारी में लगे हैं और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सौरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों छायावाद की। जैसा कि हम अपने हिंदी साहित्य इतिहास का रिवीजन कर रहे थे, तो आज के इस वीडियो में हम छायावाद के नामकरण पर और छायावाद के जो समय सीमा है उस पर और छायावाद की विशेषताओं पर बात करेंगे। छायावाद सबसे आधुनिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जो काल है, इसलिए हम इसकी जो प्रमुख लेखक हैं, कवि हैं, उनकी रचनाओं पर बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें छायावाद या प्रसाद पंत निराला युग। इसका दूसरा नाम है प्रसाद पंत निराला युग। इसकी समय सीमा 1920 से 1936 ईस्वी भी मानी जाती है और 1918 से 1938 ईस्वी भी मानी जाती है। साथ ही वो कैसे मानी जाती है, शुक्ल व डॉक्टर शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद का काल 1918 से 38 तक माना जाता है, क्योंकि 1918 में छायावाद की प्रथम रचना जो झरना मानी जाती है प्रसाद जी की, वो आ गई थी। इसलिए शुक्ल और नगेंद्र जो है वो 1918 से मानते हैं 38 तक, जबकि कुछ विद्वान छायावाद की समय सीमा 1920 से मानते हैं। जैसे क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, तब तक द्विवेदी युग मानकर फिर 1920 से 1936 या 38 तक मानते हैं कुछ विद्वान छायावाद की समय सीमा। तो शुरुआती सीमा के बारे में जैसे बता दें, 1918 से मानने के पीछे तो प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना झरना का प्रकाशन माना जाता है, इसका 1918 मानते हैं। और 20 वाले आपको बता दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस समय तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, इसलिए 1920 तक द्विवेदी युग माना जाता है। उसके बाद छायावाद का नामकरण हुआ साथियों। इस युग को छायावाद नाम सर्वप्रथम उत्तर पांडे के द्वारा दिया गया था। पांडे के द्वारा 1920 ईस्वी में जबलपुर से एक पत्रिका निकलती थी, उस श्री शारदा पत्रिका। उस शारदा पत्रिका में हिंदी छायावाद नाम से 4 लेख प्रकाशित हुए थे। तो आपसे प्रश्न ऐसे आ जाए कि छायावाद का नामकरण छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया, तो साथियों उत्तर पांडे ने दिया था। किस पत्रिका के माध्यम से, तो श्री शारदा पत्रिका जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी, उसमें इन्होंने हिंदी छायावाद नाम से लेख लिखे थे, उसके कारण ही इसका नाम छायावाद पड़ा। 1921 ईस्वी में डॉक्टर सुशील कुमार सिंह हैं, उन्होंने भी हिंदी में छायावाद नाम से लेख प्रकाशित किया था और उन्होंने छायावाद को अस्पष्टतावाद के नाम से संबोधित किया था। उसके बाद छायावाद की कुछ परिभाषाएं हैं जो हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है इसमें से। जैसे महादेवी वर्मा की परिभाषा है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है जिसका मूल सर्वात्मवाद है। तो जैसे कि महादेवी वर्मा तो बौद्ध जो धर्म है उससे प्रभावित किया, उसके अनुसार उनकी कुछ रचना थी, तो उनका ही शब्द है सर्वात्मवाद बौद्ध धर्म का, उसके अकॉर्डिंग इसका मूल बताया है छायावाद का। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है, छायावाद का अर्थ हमें 2 संदर्भों में ग्रहण करना चाहिए, एक तो रहस्यवाद और दूसरा शैली विशेष या भाव पद्धति के अर्थ में। ये शुक्ल की परिभाषा है। तीसरी डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है साथियों, जो हमेशा ही कई बार पेपर में आई है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यानी स्थूल बड़ी चीज़ और सूक्ष्म छोटी चीज़, उसका स्थूल यानी बड़े के प्रति छोटे का विद्रोह है। इसी परिभाषा को कई बार उल्टा दे देते हैं और हम वहीं मात खा जाते हैं, जैसे ऐसे उल्टा कर देते हैं इसको कि छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। तो ऐसे नहीं है, ये स्थूल यानी जो बड़ा है उसके प्रति विद्रोह है सूक्ष्म का। तो ये नगेंद्र की परिभाषा है। नगेंद्र की एक और परिभाषा है, छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, इसमें जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण है। ये छायावाद के विषय में डॉक्टर नगेंद्र की दूसरी परिभाषा है। फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा की परिभाषा है, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। फिर प्रसाद की परिभाषा है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तो हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। इसका मतलब यही है साथियों, परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि ऐसा काव्य जिसमें कवि प्रकट अर्थ से कुछ अलग अर्थ प्रकट करना चाहता हो, यानी सामने से कुछ और अर्थ कह रहा हो और कुछ अर्थ उसका कुछ भिन्न निकल रहा हो साथियों, ऐसी जो पद्धति थी उसको छायावाद कहा गया था। अर्थात संबोधन किसी और को किया जाता है परंतु वास्तविक उद्देश्य किसी और को संबोधन करना होता है। ऐसी अस्पष्ट व रहस्यवादी कविताओं को ही छायावाद कहा जाता है। फिर छायावाद के विभिन्न अर्थ या नाम अनेक नामों से पुकारा गया अनेक विद्वानों द्वारा। तो मुकुटधर पांडे ने छायावाद को क्या कहा, रहस्यवाद। डॉक्टर सुशील कुमार सिंह ने अस्पष्टतावाद। गणपति चंद्र गुप्त और बच्चन सिंह ने कहा था स्वच्छंदतावाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको अन्योक्ति पद्धति कहा था। जयशंकर प्रसाद ने इसको कांतिवाद कहा था। गंगा प्रसाद पांडे ने वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी
सुमित्रानंदन पंत ने इसको सौंदर्य की छाया कहा था। डॉक्टर नगेंद्र ने जैसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, नंद दुलारी वाजपेयी ने व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का बहन कहा था, और आचार्य शुक्ल ने शैली व चित्रभाषा छायाभास यानी फेंटेंस माटा शब्द का प्रयोग किया था इसके लिए। आचार्य शुक्ल ने ही छायावाद का संबंध ईसाई मत के फेंटेंस माटा शब्द से जोड़ा था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में छायाभास यानी छाया का आभास होना। आचार्य शुक्ल ने छायावादी कविताओं की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं से मानी है, यानी उससे भी पहले टैगोर की कविताएं आई थी उनसे मानी है। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव जारी ने 4 विभूतियों को छायावादी रूपी महल के 4 स्तंभ माना था। जयशंकर प्रसाद, जैसे आप ऐसे याद रख सकते हो, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के वर्मा माने जाते हैं। इनका प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रभावित थे। पंत जो है वो छायावाद के विष्णु माने जाते हैं, जो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। निराला जी जो है वो रुद्र या महेश माने जाते हैं, जो अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। और महादेवी वर्मा शक्ति या दुर्गा मानी जाती हैं, जो बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। तो आपको जैसे प्रसाद, पंत, निराला ऐसे याद रखते हो, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, ऐसे ही आपको ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा याद रखनी है। तो क्रम से याद हो जाएंगे। प्रसाद जो है वो ब्रह्मा, और पंत जो है वो विष्णु, निराला महेश, और महादेवी वर्मा शक्ति या दुर्गा। इसके अलावा छायावाद की एक तरई मानी जाती है, बृहद तरई, जिसमें तो प्रसाद, पंत, निराला 3 यही शामिल हैं स्तंभों में से ही, महादेवी वर्मा को छोड़कर। आचार्य नंदुलारी वाजपेयी ने प्रसाद, पंत, निराला पर 1931 ईस्वी में अलग अलग 2 निबंध लिखकर इन तीनों को छायावाद की बृहद तरई के नाम से पुकारा था। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद में मानवीय तत्वों की प्रधानता है, सुमित्रानंदन पंत में कल्पना तत्वों की प्रधानता है, और निराला में बुद्धि तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इनकी विशेषताएं हैं ये। और छायावाद की एक लघु तरई भी होती है। बृहद तरई में तो प्रसाद, पंत, निराला हो गए, और लघु तरई में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, इन तीनों वर्मा माने जाते हैं। और संयुक्त रूप से लघु तरई माना जाता है। और डॉक्टर नगेंद्र ने भगवती के स्थान पर उदय शंकर भट्ट को मानते हैं। यानी लघु तरई की बात आ जाए और डॉक्टर नगेंद्र के संबंध में पूछ लिया जाए तो उन्होंने भगवती चरण वर्मा की जगह उदय शंकर भट्ट को शामिल किया था। नहीं तो बाकी तीनों वर्मा ही हैं, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा लघु तरई में शामिल हैं छायावाद के लिए। इसके बाद छायावाद के प्रवर्तकों में बात आए तो विद्वानों के अनुसार अलग अलग माने जाते हैं। तो मानने वाले विद्वान हैं प्रभाकर माजवी और विनय मोहन शर्मा के अनुसार तो माखनलाल चतुर्वेदी प्रवर्तक है छायावाद के। वहीं आचार्य शुक्ल की ही बात ज़्यादातर मानी जाती है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो इनके अनुसार मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त प्रवर्तक माने जाते हैं छायावाद के। नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं। वहीं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और लीलाचंद्र जोशी के अनुसार जयशंकर प्रसाद जो है वो प्रवर्तक माने जाते हैं छायावाद के। और सर्वमान्य मत के अनुसार भी जयशंकर प्रसाद ही छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर छायावाद की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो छायावाद में रहस्यवाद की भावना प्रधान है, जिसमें अज्ञात के प्रति जिज्ञासा रहती है। एक प्रकार से हम बात करें भगवान की, परमात्मा की, प्रकृति की, उसके प्रति जिज्ञासा रहती है। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है। छायावाद एक शैली विशेष है। छायावाद प्रकृति में ही आध्यात्मिक सौंदर्य के दर्शन करता है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद में स्वानुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति की जाती है, यानी खुद जो महसूस करता है कवि वही बातें लिखता है। छायावाद में प्राचीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति नए ढंग से की जाती है। छायावाद में गीति तत्वों की प्रधानता है, यानी गेय शैली में ज़्यादा लिखे गए। छायावाद द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों के विरोध में खड़ा हुआ आंदोलन था, यानी द्विवेदी युग एक प्रकार से बोरिंग सा हो गया था, उसमें तीव्रतात्मकता की प्रधानता हो गई थी, उसके विरोध में खड़ा हुआ था छायावाद। छायावादी कवियों में अनुभूति की गहराई पाई जाती है, यानी वो एक प्रकार से जिस चीज़ को अनुभव ज़्यादा करते हैं उसी को लिखते हैं। विशेष कथन है कुछ छायावादी कवियों के संबंध में। तो छायावादी कवियों को पलायनवादी